हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। हम एमपी सुपर 100 एग्जाम 2026 के लिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन की थ्योरी को कंप्लीट कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने दर्पण सूत्र और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं दर्पणों की पहचान से, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट है दर्पणों की पहचान। मतलब हमें प्रतिबिंब को देख के समझना है कि प्रतिबिंब किस दर्पण के द्वारा बनाया गया है। तो इसके लिए पहला पॉइंट है हमारा कि यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखने से प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर तथा सीधा बने तो वह दर्पण समतल दर्पण होगा। कहने का मतलब ये है कि हम वस्तु की स्थिति को कितना भी परिवर्तित करें, मतलब वस्तु की स्थिति को हम कहीं पर बना के रखें, प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर ही बनेगा। कैसा बनेगा बेटा? वस्तु के बराबर और सीधा बनेगा। तो हम समझ जाएंगे कि प्रतिबिंब जिस दर्पण से बन रहा है वह दर्पण कौन सा होगा? समतल दर्पण होगा। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इसके आगे अगर हम बेटा बात करें तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि यदि किसी वस्तु को दर्पण के समीप रखने पर, किसके समीप? दर्पण के समीप रखने पर प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बने तथा दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा व वस्तु से बड़ा बने या छोटा बने तो दर्पण कौन सा होगा बेटा? अवतल दर्पण होगा। जी, कौन से दर्पण की पहचान है बेटा? अवतल दर्पण की पहचान है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है कि यदि किसी वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए, प्रत्येक स्थिति की बात हो रही है बेटा, याद रखिएगा, प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से छोटा बने तो हम समझ जाएंगे कि दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा बेटा? उत्तल दर्पण होगा। तो उम्मीद है कि तीनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। आइए अब हमें आगे बात करनी है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश का अपवर्तन। क्या है बेटा? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा क्या होती है या किसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं? तो प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके पथ में परिवर्तन की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो अपने वास्तविक पथ को बदल लेती हैं। वास्तविक पथ को बदलने की जो घटना होती है बेटा, उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है या उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का जो कारण है वो है प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना। प्रकाश की जो चाल है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे वायु में प्रकाश की चाल कुछ और है, पानी में प्रकाश की चाल कुछ और है। इस प्रकार से और भी भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो भिन्न भिन्न होती है। इसके बाद हमें यहाँ पे समझना है, दो डायग्राम दिए गए हैं जिनसे हम काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है वो समझेंगे। सबसे पहले तो आप समझिए कि यहाँ पे विरल माध्यम दिया गया है ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट के अंदर का जो माध्यम है वो हमने कौन सा लिया है? सघन माध्यम। तो यहाँ पे हमें समझना ये है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर क्या हो जाती है बेटा? झुक जाती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये प्रकाश किरण आ रही है, ये हमारा बेटा अभिलंब है। जैसे ही प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। उसका वास्तविक पथ कौन सा है बेटा? ये है। वास्तविक पथ कौन सा है? ये है। लेकिन उसने वास्तविक पथ को छोड़ के और अभिलंब की ओर झुक गई है। इसी प्रकार से जब कोई प्रकाश किरण
सघन माध्यम से विरल माध्यम में। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर का जो माध्यम है वो हमने सघन लिया हुआ है और ब्रैकेट के अंदर जो माध्यम है वो विरल है। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। वास्तविक पथ उसका जे है, तो वो अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हमने समझाया हुआ है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में संचरित करती है यानी कि प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर क्या हो जाती है बेटा, झुक जाती है। यहाँ पे आप याद रखना कि किस माध्यम से किस माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब से दूर हटती है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखोगे कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में संचरित यानी कि प्रवेश होती है तो वह अभिलंब से क्या होती है बेटा, दूर हट जाती है। इसके बाद जो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है वो है अपवर्तन का कारण। किस कारण से अपवर्तन होता है? तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, अतः जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो चाल में परिवर्तन होने के कारण प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर अथवा अभिलंब के पास हो जाती हैं, मतलब अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। अर्थात प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के काफ़ी उदाहरण हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो मिलता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण से होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण से, अपवर्तन के कारण से, या दोनों से, या कोई नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कराएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हैं। पहला उदाहरण है तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना। तारे जो है वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, वो किसके कारण दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरा उदाहरण है पानी में डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है यानी कि मुड़ी हुई दिखाई देती है, ये किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तीसरा उदाहरण है पानी में पड़ा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है यानी कि वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, किसके वजह से होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसके बाद हमारा चौथा जो उदाहरण है वो है पानी में मछली का वास्तविक स्थान अलग दिखाई देना। पानी के अंदर मछली होगी कहीं और हमें दिखाई कहीं और देती है, ये किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसके बाद लास्ट उदाहरण है कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त का जल्दी या देरी से दिखाई देना। तो काफ़ी उदाहरण हैं, इनको आप याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद अपवर्तन के हमें नियम समझने हैं। पहला नियम क्या है बेटा? पहला नियम है अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये आपका पहला नियम हो जाएगा। दूसरा नियम है अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नेतांक होता है और इस नेतांक को बेटा हम स्केल का नियम कहते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साइन आई बटे साइन आर एक नेतांक है और इसे हम कहते हैं स्नेल का नियम। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। इसके बाद हमें आगे बात करनी है और अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। अपवर्तनांक क्या होता है बेटा? यदि प्रकाश की किरणें माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती हैं, माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती हैं तो अपवर्तनांक को 1 म्यू 2 लिखा जाता है। कहने का मतलब है अगर 1 म्यू 2 लिखा है तो प्रकाश की किरणें
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही हैं तथा 1 म्यू 2 को माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि अगर हम आपके सामने 2 म्यू 3 लिख दें और इसकी कोई वैल्यू दे दें तो इसका मतलब है कि माध्यम 3 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष हमें बताया गया है। इसके बाद जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट समझना है वो है अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में, याद रखिएगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल व उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। फॉर्मूले से हमने यहाँ पे इसको और सरल तरीके से समझाया है कि माध्यम का अपवर्तनांक, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे यहाँ पे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अब यहाँ पे किसका अपवर्तनांक निकालना है, कांच का। कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे तो इसे हम क्या लिखेंगे, ए म्यू जी। ए का मतलब हवा यानी कि वायु और जी का मतलब हो गया गिलास यानी कि कांच। तो वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है उसे हम नीचे लिखेंगे, जिसके सापेक्ष निकालना है उसे हम ऊपर लिखेंगे। इसी प्रकार से हमने एक और फॉर्मूला यहाँ पे बनाया है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो क्या हो जाएगा, ए म्यू डब्ल्यू और वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। तो उम्मीद है कि इतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। इसके बाद अब हम आगे बात करते हैं और अब हमें समझना है लेंस के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो लेंस की परिभाषा क्या होती है बेटा, तो लेंस की परिभाषा होती है ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं, लेंस। या तो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होगा या एक गोलीय पृष्ठ होगा तथा एक कैसा होगा बेटा, समतल पृष्ठ होगा। तो उससे से जो घिरा होगा उसे हम क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। लेंस के दो प्रकार होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस का मतलब होता है, उत्तल लेंस बीच में से मोटे तथा किनारों पर कैसे होते हैं बेटा, पतले होते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। उत्तल लेंस के तीन प्रकार हैं जिनको हमें ध्यान से समझना है। पहला है उभय उत्तल, जिसे हम द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस होता है जो कि दो उत्तल लेंस से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, दो उत्तल लेंस से मिलके बना होता है। इसके बाद समतल उत्तल लेंस की बात करें तो एक समतल होता है और एक जो इसका पृष्ठ है वो उत्तल होता है। अवतल उत्तल की बात करें तो एक अवतल और एक उत्तल होता है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान है। इसके बाद दूसरा जो है वो अवतल लेंस है। अवतल लेंस के बीच में से पतले होते हैं। अवतल लेंस जो है वो बीच में से कैसे होते हैं, पतले, और किनारों पे कैसे होते हैं बेटा, मोटे। और इनको अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अपसारी लेंस कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर याद रखें। इसके भी तीन टाइप हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं और आप देख सकते हो कैसे इनको बनाया जाता है। इसके बाद हमें करना है लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है बेटा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। u का मतलब है प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, v का मतलब है प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, और f का मतलब है फोकस दूरी। इसके बाद रेखीय आवर्धन, जैसे कि हमने दर्पण के लिए दर्पण आवर्धन की बात की थी, यहाँ पे रेखीय आवर्धन को हमें समझना है। दो फॉर्मूले हैं जिनसे हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, पहला फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला है वो है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बटे लेंस से
वस्तु की दूरी, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और कौन सा इसका फॉर्मूला है। तो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित व अपसारित, अभिसारित का मतलब होता है एकत्रित करना और अपसारित का मतलब होता है फैलाना। अपसारित करने के सामर्थ्य को लेंस की क्षमता कहते हैं। यह लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। आप फॉर्मूले से समझ सकते हो कि जो इसकी लेंस की क्षमता होगी वो फोकस दूरी के प्रतिलोम होगी, मतलब 1/f। यहाँ पे याद रखना है कि फोकस दूरी को जो है वो किस में मापा जाएगा, मीटर में मापा जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P बराबर 1/f, और इसका जो मात्रक है वो होता है बेटा डायोप्टर, जिसे D से प्रदर्शित किया जाता है।